प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं तेजचंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद तेजचंद शर्मा। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.14 के शेष प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को ढंग से समझेंगे और इनका पूरा फायदा उठाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.14 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जैसे 29, 32, 48, 50, x जमा 2, 72, 78, 84, 95। कहने का मतलब है ये सभी जो प्रेक्षण हैं बढ़ते क्रम में हैं। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी n हमारे पास 10 है। तो हम करेंगे सबसे पहले, जब प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तब माध्यक n/2 में और n/2 जमा 1वें प्रेक्षणों का माध्य होता है। यह हमें ज्ञात है। तो देखिए, n/2 में यानी n हमारे पास है 10, तो 10/2 में यानी 5वां प्रेक्षण यानी माध्यक क्या होगा हमारे पास, जो अगर हम ओवरऑल माध्यक निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास n/2वें प्रेक्षण का मान जमा n/2 जमा 1वें प्रेक्षण का मान। इनको हम जमा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो हमारे पास जो प्रेक्षण है उसमें प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 10 है, तो n/2 आ जाएगा 10/2 यानी 5वां, और n/2 जमा 1 आ जाएगा 10/2 जमा 1 यानी 5 जमा 1 छठा प्रेक्षण। तो हमारे पास 5वां प्रेक्षण है n, क्योंकि 10 एक सम संख्या है तो माध्यक होगा 5वें प्रेक्षण का मान जमा 6वें प्रेक्षण का मान, और इस दोनों को हम इनको 2 से भाग कर लेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्योंकि माध्यक 63 दे रखा है तो 63 बराबर है 1/2 गुणा x जमा 2, क्योंकि 5वां मान x था, छठा मान x जमा 2 है। अब हमने सिंपल यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए, 5वां x था, छठा x जमा 2 था। तो सबसे पहले 63 को 2 से गुणा कर लीजिए। तो हमारे पास देखिएंगे x जमा 2 यानी 2x जमा 2 हो गया। हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल देंगे। 63 बराबर है 2/2 गुणा x जमा 1, 2 से 2 कट हो गया, और 63 हमारे पास बराबर आ गया x जमा 1, जो x जमा 1 बराबर है 63 यानी x बराबर आ जाएगा 63 माइनस 1। x का मान आ जाएगा हमारे पास 62। तो प्रेक्षणों को ये हमारा जो माध्यक है वो निकल गया है 62। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। ये बोलता है आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर, सबसे आरोही का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 इस तरह लास्ट में सबसे बड़ा। 14 क्योंकि 2 बार है तो दोनों को 14, तीसरी बार भी 14 आ गया है, चौथी बार भी 14, 4 बार हमारे पास 14 है, इसलिए हमने पहले 14 लिख दिया। उसके बाद 17 एक बार ही है, 18 हमारे पास 2 बार आ गया है, 3 बार 18 आ गया है, 3 बार 18 लिख दीजिए। उसके बाद 18 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 25, और 25 के बाद 28। तो बहुलक अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा बार प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आया है उसे बहुलक कहा जाता है। तो हम देखेंगे हमारे पास 14 जो है 4 बार आया है, 18 3 बार आया है। तो 14 सबसे अधिक बार आया है
तो हम लिखेंगे यहाँ 14 सबसे अधिक बार आया है, अतः बहुलक 14 है। तो इतना सा प्रश्न था हमारा प्रश्न नंबर 4। तो हमारे पास यहाँ बहुलक आ गया 14। आइए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। ये बोलता है निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम करे 60 कर्मचारियों का मध्य वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन दे रखा है रुपयों में 3000, कर्मचारियों की संख्या 16 है, 4000 में 12 है, 5000 में 10 है, 6000 में 8 है, 7000 में 6 है, 8000 में 4 है, 9000 में 3 है और 10000 में 1 है। कुल योग यानी हमारे कर्मचारियों की कुल संख्या है 60। तो हम देखेंगे कि हमारे पास हम वेतन जो है उसको हम एक्सआई मान लेंगे, कर्मचारियों की संख्या को फ्रीक्वेंसी यानी एफआई मान लेंगे। तो एफआई इंटू एक्सआई यानी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 गुणा 3 या 3000 गुणा 16 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 16 गुणा 3 कितना आ जाएगा 48,000। उसके बाद 4000 गुणा 12 ये भी 48,000, 5000 गुणा 10 50,000, 6000 गुणा 8 ये भी 48,000, 7000 गुणा 6 42,000, 8000 गुणा 4 32,000, 9000 गुणा 3 27,000 और 10,000 गुणा 1 10,000। इन सभी को अगर आप जमा करेंगे तो आइए देखते हैं आपका मान कितना बनता है। इन सभी को जमा कर लीजिए नीचे तक, तो आप पाएंगे कि ये 3,05,000 हमारे पास एफआई एक्सआई का मान आया है। 3,05,000। तो बच्चों हमारे पास n 60 है, एफ आई एक्स आई या हम कह सकते हैं एफ आई हमारे पास 60 है। तो हमारे पास माध्य आएगा एक्स बार बराबर है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। यानी कि सिंपल से शब्दों में आपको कहूँ जिसमें आपको समझ आए, तो हम 3,05,000 को 60 से भाग करेंगे, वो हमारे पास इन वेतन मानों का माध्य आ जाएगा। तो एक्स बार यानी माध्य वेतन हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3,05,000 बटा 6, यानी कि 30, इसमें हमने 0 से 0 काट दिया, 30,500 बटा 6, और तो हमारे पास आ गया 5,083 रुपये 33 पैसे। ये हमारे पास माध्य वेतन आ गया है। ये उत्तर। तो बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। ये कहता है निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। पहला, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। दूसरा, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। अलग अलग दो बातें हैं, उदाहरण देना है हमने डबल। तो देखिए, माध्य आंकड़ों के चरम मानों से प्रभावित होता है और माध्य की एक दुर्बलता है। दुर्बलता आप समझते, कमजोरी है। यदि आंकड़ों के कुछ अंकों में अंतर बहुत अधिक हो तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों का उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता। देखिए, आंकड़ों में कुछ अंकों में अंतर बहुत अधिक हो तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों का उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता। आंकड़ों में उपस्थित चरम मानों से माध्यक और बहुलक प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इस स्थिति में इनसे दिए हुए आंकड़ों का एक उत्तम प्रतिनिधित्व होता है। तो अब देखिए, पहली बात के लिए हम सॉरी तो बच्चों
क्योंकि माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपयुक्त माप है, इसके लिए हम अब एग्जाम्पल लेते हैं। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपयुक्त माप है। उदाहरण के लिए एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाइयाँ ये हैं: 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148। प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर बढ़ते क्रम में लिख लीजिए: 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155 और 160। इन आंकड़ों के अंकों में अंतर बहुत अधिक नहीं है, तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपयुक्त माप है। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 144 के बाद 45 है, 45 और 47 में 2 का अंतर है, 47 48 में 1, 48 49 में 1, 49 50 में 1, 50 52 में 2, 52 55 में 3 और अधिकतम अंतर यहाँ 155 और 160 में 2 का है। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपयुक्त माप है। अब माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। इसका उदाहरण है, एक फैक्ट्री की एक छोटी इकाई लीजिए जहां 5 व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें एक सुपरवाइजर है और 4 मजदूर है। प्रत्येक मजदूर को प्रति माह 5,000 वेतन मिलता है, जबकि सुपरवाइजर को प्रति माह 15,000 वेतन मिलता है। तो यहाँ देखिए, आप देखेंगे 5,000 5,000 5,000 4 मजदूरों का वेतन और सुपरवाइजर का वेतन 15,000। तो माध्य क्या आएगा, इन सभी को जमा कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप इन सभी को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 35,000। और क्योंकि हमारे पास संख्या 5 है, कुल जो हमारे पास काम करने वाले व्यक्ति उनकी संख्या 5 है, तो 35,000 को 5 से भाग करेंगे तो आपके पास 7,000 आएगा। इस स्थिति में क्या होगा, 4 मजदूर है, उनकी जो उनका जो वेतन है वो 5,000 है, परंतु माध्य वेतन हमारे पास यहाँ 7,000 आ रहा है। इस स्थिति में अगर हम माध्यक का उपयोग करें कि सबसे अधिक बार जो आ रहा है, माध्यक जो बीच वाला होता है, अगर हम उसका उपयोग करें तो माध्यक 5,000 आ रहा है, जो कि बिल्कुल फिट यहाँ बैठता है, बिल्कुल सही यहाँ बैठता है। कहने का मतलब है कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। जहाँ पर अंतर बहुत ज़्यादा है 2 आंकड़ों में के बीच, वहाँ पर जो है माध्यक बहुत उपयुक्त माप है। तो यहाँ पर माध्यक 5,000 आया। तो इस प्रकार से हमने यह सिद्ध कर लिया कि जहाँ माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, वहाँ पर माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रश्न अब बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब मैं आप सभी से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन बजाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने एक नया वीडियो फिर से शेयर किया है, ताकि आप उस वीडियो को फिर से देख पाएँ। और एक अपील आपसे और भी रहेगी कि आप अपने जान पहचान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स कम्युनिटी है या कोई और हैं जो इससे फैसिलिटेट होना चाहते हैं, वह उन सभी से आप जो है मेरा YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद इसको सब्सक्राइब कराना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।